हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के ऑनलाइन क्लास में। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि पॉलिसीज क्या होता है, साथ ही साथ आपको पढ़ाएंगे कि प्रोसीजर क्या होता है। पॉलिसीज कहने का मतलब होता है रूल एंड रेगुलेशन। मतलब हर एक कंपनी, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, कुछ नियम बनाती है। उस नियम के आधार पर ही वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्मूथली ढंग से काम करता है। जैसे अगर आप अपने कॉलेज का एग्जांपल लेंगे तो आपके कॉलेज में भी कुछ पॉलिसीज बनाया गया है प्रिंसिपल के द्वारा। क्या बनाया गया है कि इतने समय में स्टूडेंट कॉलेज के अंदर आ जाएंगे, फिर गेट लग जाएगा। इतने समय के बाद ही वो कॉलेज छोड़ के जा सकते हैं। टीचर इतने समय में आ जाएंगे, इतने समय के बाद ही वो कॉलेज छोड़ सकते हैं। इस पीरियड के बाद आपके प्रैक्टिकल मतलब वर्कशॉप का काम करेंगे, लैब में जाएंगे। तो ये कुछ नियम कानून बना है और उसी नियम कानून पर सब काम होता है। तो ये उस कॉलेज के लिए पॉलिसीज बना हुआ है। उसी तरह हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कुछ नियम कानून बना हुआ है कि जो वर्कर है इतने शिफ्ट तक काम करेंगे, जो एम्प्लॉय है इतने समय में आ जाएंगे, जो प्रोडक्शन है इतना बनना चाहिए। तो उसके लिए कुछ नियम कानून बना हुआ है। इसी नियम कानून को हम पॉलिसीज कह रहे हैं। एकदम क्लियर हो गया? तो चलिए आइए इसको अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। तो क्या कह रहा है कि द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर फ्रेम इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसीज। मतलब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन आपको ऑलरेडी पता है कि जहां पर बहुत सारे आदमियों का समूह मिलके किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है उसको ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है तो उसको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि द रूल एंड रेगुलेशन, जो नियम कानून हम लोग बनाए हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उस सारे नियम कानून को अगर हम एक फ्रेम में तैयार कर दें, एक उसका सीक्वेंस बना ले और एक उसका सीरीज बना ले और सब आदमी उसको फॉलो करे, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, पॉलिसीज कह रहे हैं। कह रहे हैं द पॉलिसीज आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो पॉलिसीज बनाया जाता है वो हमेशा टॉप लेवल के मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है। जैसे कंपनी का एग्जांपल ले तो कंपनी का जो टॉप लेवल में होते हैं उस कंपनी के चेयरमैन होते हैं, उस कंपनी के सीईओ होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं। तो ये सब आपकी उस कंपनी का क्या हो गया, टॉप लेवल का मैनेजमेंट। वो सारा नियम कानून बहुत सारी चीज को एनालिसिस करके बनाता है। अब उस नियम कानून को क्या करेगा, उसके नीचे काम करने वाला हर एक आदमी उसको फॉलो करेगा, इवन वो खुद भी उस नियम कानून को फॉलो करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो यही चीज बता रहा है कि पॉलिसीज आर मेड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। पॉलिसीज हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। मान लीजिए कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट होगा उसमें हम अपने एम्प्लॉय को बोनस भी देंगे। तो ये बोनस का नियम कौन बना रहा है, वो आपकी कंपनी का जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो बना रहा है। तो हर एक पॉलिसीज कौन बनाएगा, टॉप लेवल का मैनेजमेंट, एंड फुल्ली एक्सेप्टेबल बाय ऑल पीपल। और जो आपका पॉलिसीज बना है, जो नियम कानून बना है, उसको हर एक आदमी को मानना पड़ेगा। आगे कह रहा है इट इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये क्या है, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एकदम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पॉलिसीज होता है वो किस तरह का प्रोसेस होता है। तो हमेशा याद रखिए, चूंकि इसमें मेंटल काम करते हैं, जो नियम कानून बनाया जाता है उसमें एक मेंटल काम होता है। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो गया। जैसे भारत सरकार का अगर कोई परियोजना चलता है, कोई प्रोजेक्ट चलता है, तो उसके लिए भारत सरकार का जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट होता है वो पॉलिसीज बनाते हैं। आगे बात समझ में? कह रहा है कि दे मस्ट बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। और जो नियम कानून पॉलिसीज हम लोग बनाते हैं वो किसी ना किसी आधार पर बनाते हैं। जैसे पास्ट एक्सपीरियंस में क्या गलती हुआ था उसको सुधारने के लिए हम क्या नियम बना सकते हैं। कुछ जानकारी इकट्ठा करके अलग अलग कंपनी का, अलग अलग कंट्री का हम लोग जानकारी इकट्ठा करके नियम बना सकते हैं। कुछ नॉलेज लेके बना सकते हैं। तो पॉलिसीज क्या कर रहा है, दे मस्ट बी बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस, फैक्ट एंड नॉलेज। कह रहा है कि पॉलिसीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का जो पॉलिसीज होता है वो अंदर का चीज होता है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अलग अलग पॉलिसीज होता है। हर एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का अलग अलग पॉलिसीज होगा। जैसे स्कूल का अपना पॉलिसीज है, कॉलेज का अपना पॉलिसीज है, कोई बड़ा सा रिटेलर दुकान है तो उसका अपना पॉलिसीज है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसका अपना पॉलिसीज है, कोई डिफेंस वाला है तो उसका अपना पॉलिसीज है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंडिविजुअल पॉलिसीज होगा। तो कह रहा है कि पॉलिसीज आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अंदरूनी नहीं, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, ठीक है, विच हेल्प इन इट्स स्मूथ फंक्शनिंग। और बिना पॉलिसीज बनाए दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम नहीं कर सकता। अगर कोई नियम कानून नहीं होगा
तो टीचर जब मन तब आएगा, स्टूडेंट जब मन तब आएगा, उससे क्या होगा कि वो कॉलेज अच्छे से रन स्मूथली फंक्शनिंग नहीं कर सकता। इसलिए पॉलिसीज का होना बहुत ही जरूरी है। आप भी बड़े होके जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने जाइएगा तो वहां भी एक नियम बना होगा, वहां भी एक रूटीन बना होगा कि आपको इस तरह से काम करना है और आपको मानना पड़ेगा। वो पॉलिसीज क्या होता है, कंपनी को स्मूथ रनिंग में हेल्प करता है। तो आई होप आपको पॉलिसीज समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रोसीजर, कि प्रोसीजर होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, प्रोसीजर कहने का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो सारा काम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगर कोई काम को हम लोग सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो और वो बच्चा के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई बड़ा ग्रीवांसेस हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप किसको बताएंगे, एचओडी को बताएंगे। आप अपने कॉलेज के, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी को बताएंगे। अब एचओडी क्या करेगा, तो एचओडी या हो सकता है पहले टीचर को बताएंगे, टीचर क्या करेगा, अपने डिपार्टमेंट के एचओडी को बताएगा। अब एचओडी क्या करेगा, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉलेज के प्रिंसिपल को बताएंगे। अब कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, ध्यान दीजिएगा, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, कॉलेज का जो प्रिंसिपल है वो क्या करेंगे, वो एसबीटी के बोर्ड ऑफ मेंबर को बताएंगे। तो ये आपका एसबीटी का बोर्ड ऑफ मेंबर को बताएंगे। अगर वहीं तक काम हो गया तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वो क्या कराएंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर को बताएंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट आप मिनिस्टर को नहीं बता रहे, आप क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। उसी तरह डिफेंस में भी आप नोटिस करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी सैनिक को कोई प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्ट जो सुपरिटेंडेंट है, जो हेड है उस आर्मी का, उसको नहीं बताता है, उसके ऊपर जो हेड है उसको बता रहा है, वो हेड उसको बता रहा है, वो हेड उसको बता रहा है। तो इसी चीज को हम लोग कह रहे हैं प्रोसीजर। इसका मतलब अगर कोई काम करना है तो उसके लिए जो सीक्वेंस बना है, जो नियम बना है, उसी के आधार पर हम लोग काम करेंगे। तो क्या कर रहे हैं, प्रोसीजर मीन्स द स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम करना है तो उस काम करने को अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रोसीजर कह रहे हैं। प्रोसीजर अपनाने से क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहीं पर उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आगे कह रहा है ए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज, मतलब ये काम इतने घंटे में होगा, इतने समय में होगा, इतने दिन में होगा। तो कह रहा है ए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज कहने का मतलब जो काम हम कर रहे हैं उसको हम लोग एक्टिविटीज कह रहे हैं। एक्टिविटीज कहने का मतलब वो जो टाइम को, जो रिसोर्स को कंज्यूम करता है उसको हम लोग एक्टिविटीज कहते हैं। तो कह रहा है ए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज। कुछ भी आप काम कीजिएगा तो वो आपका कुछ समय खाएगा, कुछ ना कुछ रिसोर्सेज खाएगा। रिसोर्सेज कहने का मतलब है मटेरियल का खपत होगा, मशीन का खपत होगा, कुछ भी होगा। तो कह रहा है इस शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज विच नीड टू परफॉर्म वन आफ्टर द अदर। मतलब एक आप शेड्यूल बना दिए हर काम के लिए, और जो भी काम आपका परफॉर्म होगा वह एक पहले होगा, उसके बाद ही दूसरा होगा, फिर उसके बाद ही तीसरा होगा। जैसे अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए भी आपको एक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। सब्जी को पहले धोना पड़ता है, फिर कटिंग करना पड़ता है, फिर फ्राई करना पड़ता है, फिर मसाला भूनना पड़ता है, फिर उसमें सब्जी को फ्राई करना पड़ता है, फिर पानी देते हैं, फिर उसको थोड़ा देर बॉइलिंग करते हैं, फाइनली जाके आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एक प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ा। तो उसी तरह हर एक बिजनेस के लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई काम प्रोसीजर के आधार पर ही होता है। ठीक है, आगे कह रहा है ए शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज विच नीड टू बी परफॉर्म वन आफ्टर द अदर इन ए फिक्स पीरियड having a proper beginning and ending is known as procedure. It is an action making. याद रखिए फिर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कि जो प्रोसीजर होता है वो कैसा है, डिसीजन नहीं है, डिसीजन मेकिंग नहीं, एक्शन है। मतलब काम होते जाता है। डिसीजन तो ऑलरेडी बना दिए, नियम कानून ऑलरेडी बना दिए, अब उसके आधार पर हम लोग काम को बांटते हैं। आई होप आपको पॉलिसीज और प्रोसीजर बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है, कि कैसे हम लोग प्रोसीजर करते हैं। जैसे देखिए अभी आपको क्या बताया कि आपके कॉलेज में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस तरह से जाके बोर्ड ऑफ मेंबर तक पहुंचते हैं। पर अगर हम लोग का जो प्रोसीजर है वो अलग अलग कंपनी के लिए, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
तो उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका बनाने का प्रोसीजर अलग अलग हो सकता है। जैसे कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो वो सबसे पहला सीट मेटल लाएगी, फिर उसको फ्रेम तैयार करेगी, फिर उसको ढांचा में मतलब जो आपका चेसिस बना हुआ है उसके ऊपर फिट करेगी, फिर वो आगे जाएगा, उसमें इंजन लगेगा और भी बहुत सारे कंपोनेंट लगेगा, फिर वो आगे जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लगेगा, सीट लगेगा और भी सारे चीज लगेगा, फिर वो पेंटिंग के लिए चला जाएगा, फिर वहां से आने के बाद वो टेस्टिंग के लिए चला जाएगा। तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है, ये काम करने का एक प्रोसीजर बना हुआ है। तो उसी तरह दुनिया के हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम के लिए प्रोसीजर बना है। चूंकि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग मटेरियल से रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो क्या कह रहा है कि सपोज एन ऑर्डर ऑफ मटेरियल टू बी प्लेस्ड देन द फॉलोइंग प्रोसीजर नीड टू बी फॉलोड। अगर मान लीजिए हम लोग किसी मटेरियल को क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज रहे हैं, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, सपोज एन ऑर्डर ऑफ मटेरियल हैज टू बी प्लेस्ड देन द फॉलोइंग प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड। मान लीजिए अगर हमको कोई मटेरियल किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर भेजना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो सबसे पहला स्टोर डिपार्टमेंट, ध्यान दीजिएगा, स्टोर डिपार्टमेंट will send a purchase request to purchase department। देखिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक होता है परचेजिंग डिपार्टमेंट, एक होता है स्टोर डिपार्टमेंट, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, उसके बाद एक और होता है टेस्टिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, और फिर आपका जो है स्टोर, ये आपका जहां से डिस्पैच करते हैं वो सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो सबसे पहला, चूंकि जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो परचेजिंग है उसके बीच में कौन है, स्टोर वाला है, स्टोर डिपार्टमेंट है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बोला कि सर हमको ये प्रोडक्ट चाहिए, इतने क्वांटिटी में चाहिए, तो वो अपने स्टोर में देखेगा कि मेरे पास इतना क्वांटिटी है कि नहीं। अगर नहीं है तो परचेजिंग डिपार्टमेंट को क्या करेगा, सबसे पहला रिक्वेस्ट डालेगा कि सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है इतने क्वांटिटी में प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट चाह रहा है। तो स्टेप देखिए यहां पर क्या कर रहा है कि स्टोर डिपार्टमेंट विल सेंड ए परचेज रिक्वेस्ट टू परचेजिंग डिपार्टमेंट। किसी प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए जो स्टोर डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा परचेजिंग डिपार्टमेंट को। अब क्या करेगा, जो परचेजिंग डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि हम जो ये प्रोडक्ट है कितने समय पहले मंगाए थे, कितना क्वांटिटी इसका यूज हुआ, कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, उसको अच्छे से एनालिसिस करेगा। ऐसा नहीं कि स्टोर वाला बोला तो वो मंगा दिया, वो खुद भी उसका पूरा का पूरा एनालिसिस करेगा। तो क्या करे, परचेज डिपार्टमेंट विल एनालाइज, मतलब पूरा विश्लेषण करेगा एंड कंपेयर द बिल ऑफ मटेरियल। वो पता करेगा कि कितना खपत हुआ है, कितना जरूरत है, कितना आगे मंगा सकते हैं। अब वो क्या करेगा, उसके लिए सोर्स एंड एडवर्टाइजिंग ऑफ मटेरियल। अब जो भी हमको प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए सबसे पहले वो खोजेगा कि हम कहां कहां से मंगा सकते हैं, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करेगा कि किस किस कंपनी के द्वारा सामान हमको मिल सकता है। फिर क्या है, रिसीविंग कोटेशन फ्रॉम द वेरियस सप्लायर। अब एक प्रोडक्ट को हजारों कंपनी बना रही है तो वो सारे कंपनी से बोलेगी कि हमको 1,00,000 पीस चाहिए, तो हर एक कंपनी से वो क्या करेगी, कोटेशन मांगे। जैसे मान लीजिए हमको कोई रोड बनाना है, तो रोड बनाने के लिए सबसे पहले सरकार क्या करती है, एक टेंडर निकालती है। तो उसमें बड़ा बड़ा कंपनी जो है वो टेंडर को भरती है कि हम इतने किलोमीटर का रोड इतने करोड़ रुपया में बना के आपको दे सकते हैं। तो वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो भी डिपार्टमेंट उसको देख रेख कर रही है, वो क्या करते हैं, हर एक टेंडर का जो बिल्डर, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी टेंडर भरी थे उसका अच्छे से एनालिसिस करते हैं कि कौन कंपनी कम पैसा में अच्छा कंस्ट्रक्शन करके दे सकता है। तो वही चीज बता रहा है कि रिसीविंग कोटेशन फ्रॉम द वेरियस सप्लायर। बहुत सारे सप्लायर से हम लोग क्या करते हैं, एक कोटेशन मांग लेते हैं कि इतने पीस का वो लोग कॉस्ट कैसा लगा सकता है, किस तरह का मटेरियल देगा, किस तरह से हमको सप्लाई करेगा, सबका एक कोटेशन मंगा लिए। फिर हम क्या किए, उस सारे कोटेशन के अच्छे तरीका से स्टडी किए, एवोल्यूशन किए, ठीक है, एंड कंसर्निंग प्राइस, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, हम लोग उसका पूरा का पूरा जो है वो सारे सप्लायर का कोटेशन मंगाए और उसको अच्छे तरीका से हम लोग अध्ययन किए। किसके आधार पर, प्राइस के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, क्वांटिटी के आधार पर। फिर क्या किए, प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर। अब मान लीजिए हम सप्लायर को सेलेक्ट कर लिए, तो हम क्या किए, ऑर्डर डाल दिया कि हाँ ठीक है, आप हमको इतना पीस ऑर्डर जो है इस मंथ तक भेज दीजिएगा। फिर क्या करें, रिसीविंग मटेरियल फ्रॉम सप्लायर। अब सप्लायर क्या किया, माल को भेज दिया, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, स्टोर वाले को बोलेगा ठीक है आप ले लीजिए, इसको कलेक्ट कर लीजिए। चेकिंग द मटेरियल, वो क्या करेगा, मटेरियल का चेकिंग करेगा कि जैसा हम बोले थे वैसा वो प्रोडक्ट दिया कि नहीं दिया। जैसे आपको अगर मान लीजिए
किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग से, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगाना रहता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसको चेक करते हैं कि कौन सा सामान मंगाना है, सब जगह आप देख लेते हैं कि क्या उसका रेट हो, फिर वहां पर से ऑर्डर आप देते हैं, फिर जो सामान आता है उसको फिर आप चेक करते हैं, अगर उसमें किसी तरह का डिफेक्ट होता है तो उसको वापस करते हैं या फिर, तो ये एक प्रक्रिया से गुजरता है। तो उसी तरह का चेकिंग ऑफ मटेरियल, फिर प्रिपरेशन ऑफ मटेरियल, रिसीव नोट। अब आपके पास मटेरियल आया, उसका नोट्स बना लीजिए कि कितना सामान हम लिए, कितना उसमें डिफेक्टिव आया, कितना वापस कर दिए, और फाइनली मेकिंग ए पेमेंट टू द सप्लायर। और जब सब कुछ ठीक है, जैसा प्रोसीजर आप बनाए थे, जैसा काम हो रहा था, अगर सब कुछ वो ठीक ठाक चल रहा है, तो फाइनली आप क्या करेंगे? सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। तो आई होप आपको पूरा का पूरा पॉलिसीज और पूरा का पूरा प्रोसीजर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो आज के लिए बस इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट इसके टॉपिक को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेंडर डेवलपमेंट क्या होता है, वेंडर होता क्या है। तब तक आप लोग क्या करेंगे? मन लगा के पढ़ते रहिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू।